Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कहाँ तक हो गया था? नहीं था तो कब था? कब था? कहाँ तक हो गया था पिछली क्लास? आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। आपको हम रिएक्शंस इंटरमीडिएट पढ़ा रहे थे। रिएक्शंस इंटरमीडिएट में पहला कार्बोकेटायन हो चुका था। दूसरा कार्ब एनायन, जिसको C माइनस से डिनोट करते हैं, कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन किसको बोलते हैं? देखो, ये आपका कार्ब एनायन है। कार्ब एनायन यहाँ पर देखिएगा, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6 और 8। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। ये कार्ब एनायन है, इस तरह हम बना देंगे। कार्ब एनायन। और भी देखिए एग्जांपल, जैसे CH3 होल टू CH माइनस। इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, CH3 एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर होगा। कार्ब एनायन इसको बोलते हैं। इसके वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पीसीज इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो आप इसको लिख लें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will destabilize the carbanion and electron withdrawing group will stabilize the carbanion. जैसे एक क्वेश्चंस करते हैं,
स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है आपको। इन चारों 1 2 3 4 में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ये सब कैसा ग्रुप है बताओ, ये सब कैसा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ, ये सब आपका प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप है मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये सब एज यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इससे ये जो कार्बन आयन आपको दिख रहा है इसका स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डीस्टेबलाइज द कार्बन आयन। तो ये सब तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट विल डीस्टेबलाइज द कार्बन आयन। यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, ये भी डीस्टेबलाइज करेंगे। बट इसके कंपेरिजन में ये जो कार्बन आयन है ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा एज कम्पेयर टू दिस कार्बन आयन, क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप है। तीनों प्लस आई ग्रुप मिलकर इस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पर ये दोनों अल्काइल ग्रुप मिलकर प्रेजेंट कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पर एक ही प्लस आई ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करेगा, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? फोर्थ 3 2 1 ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, ये NO2 ग्रुप है और ये है आपका CH2 माइनस और ये है CH3 CH2 माइनस। अगर इन दोनों में हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं लिखा चुका हूँ, ये NO2 कैसा ग्रुप है? एक माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, फर्स्ट। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज द कार्बन आयन। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस कार्बन आयन का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा एज कम्पेयर टू सेकंड कार्बन आयन। चलो, तो इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, तो कार्बन आयन भी हो गया। थर्ड है थर्ड जो पढ़ना है दैट वन इज फ्री रेडिकल्स। क्या फ्री रेडिकल? इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं C डॉट, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? देखिए ये R1 R2 R3 और ये डॉट है। इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा बताओ? इस कार्बन के पास, जो कार्बन आपका फ्री रेडिकल्स है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर मैं पूछूं इस स्ट्रक्चर में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 3 है। अब पूरा केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, तो अभी बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अपना स्थिति मेजर कर सकता है यहाँ से। कितना है बताओ? अच्छा 1 है। देखो एक और महान है, देखो कार्बन के वैलेंस सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स है भी, देख सकते हो, 1 2 3 और 1 4। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन
और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। 8 से कम है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपको मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज। 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज। लोन पेयर नहीं है। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये भी आपका क्या है? फ्री रेडिकल्स है। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो कार्बोकेटायन हो जाएगा। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। अगर एक माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसको कार्बेनाइन बोलते हैं। ये तीनों देखो, तो देखो यहाँ पर ये बना दिया। और एग्जांपल देख लो, जैसे CH3 होल टू CH डॉट, इसको कैसे बनाएंगे देखो। अगर इस तरह सिंपल रहता तो सिंपली इस तरह है, ये देखो। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दे दिया फ्री रेडिकल्स का। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है? डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इसको इसको क्या चीज की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत को कौन पूरा करेगा? डोनेटिंग ग्रुप। और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इसको और डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये चीज लिख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will stabilize the free radical, but electron withdrawing group will destabilize the free radicals. जैसे ये क्वेश्चंस है, आप मुझे बताइए। इस तरह अभी बताओ 1 2 3 4 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? ये सब जो फ्री रेडिकल्स है, इन चारों फ्री रेडिकल्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है आपको। तो अभी देखो यहाँ पर, अगर आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स आपको बताए थे, फ्री रेडिकल हो अल्कीन हो कार्बोकेटाइन हो, उसको उसका स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स में चेक करते हैं। इसका स्टेबिलिटी आप हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स में बता सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट के भी टर्म्स में बता सकते हो, दोनों से सेम ऑर्डर आता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये सब कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये फ्री रेडिकल जो है, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ये सब इलेक्ट्रॉन देकर हेल्प करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
बट इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 2 ही लगा हुआ है, यहाँ पर 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 1 भी नहीं लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला। इस कार्बन आयन को, ये जो फ्री रेडिकल्स देख रहे हो, इनको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा क्योंकि इनको 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो समझ गए होंगे। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। दूसरा, ये आप किसके टर्म्स में स्टेबिलिटी बोला? इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में आप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स को समझाने की कोशिश किया। अगर मैं इसका स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स में चेक करूं तो कैसे होगा बताओ? फर्स्ट केस में कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, लगता है कि पिछले संडे ही आपको हम पढ़ाए थे हाइपर कंजुगेशन। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आर देयर इन फर्स्ट केस? देखो, जब सबसे बड़ी बात होता है रिविजन्स नहीं करते हो तो मैं बता देता हूँ। ये अल्फा कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 9 है। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 6 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। तो यहाँ से भी देखो, हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स में भी चेक करोगे तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एंड फोर्थ वन इज लिस्ट स्टेबल एज इट कंटेन 0 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो आप दोनों के टर्म्स में स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स का बता सकते हो। चलो लिख लो। एक क्वेश्चंस और है, इसको आप मुझे इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं। विच वन इज मोर स्टेबल? तो यू विल चेक द स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इन फर्स्ट केस हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर? 7 सर। 7, बिल्कुल बिल्कुल 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। कहाँ कहाँ? 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। इस केस में, सेकंड केस में देखोगे तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। पीछे का चीज अगर समझ में आता है तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर अच्छी तरह से निकालोगे। चलो, अगर ये हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम हाइड्रोकार्बन में इंटर करते हैं। हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले हम अल्केन देखेंगे। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये अल्केन इज एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशंस। तो इसका प्रिपरेशन सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करें? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अल्कीन और अल्काइन बोल सकते हैं ना। हम अभी अल्केन को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इसका मतलब होता है
तो अल्कीन और अल्काइन से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, या इसको हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजिनेशन, एक टर्म आएगा हाइड्रोजिनेशन। पहले हाइड्रोजिनेशन टर्म्स क्या होता है बताओ, नाम से क्या लगता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा। तो ये लिख लो, इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, इट इज द हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स टू unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में अल्कीन एंड अल्काइन दे सकते हो, ब्रैकेट में अल्कीन और अल्काइन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना प्लेटिनम, प्लाडियम, निकेल, in presence of catalyst is called hydrogenations, is called hydrogenations। जैसे देखिए समझिए, यहाँ पर ये अल्कीन है, अल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन का एडिशंस करें तो क्या होगा बताओ, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लेटिनम, प्लाडियम, कुछ भी, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, निकेल, किसी के प्रेजेंस में करोगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह कुछ हो जाएगा। देखो एक्चुअली ऐसा होता है ना, ये जो कैटलिस्ट आप देख रहे हो, कैटलिस्ट देख रहे हो, ये जो आपका ये है आपका प्लेटिनम, प्लाडियम, जो भी है, इसके सरफेस पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ऐसा हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है, स्लोली स्लोली ये बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम हेल्प्स टू ब्रेक द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ये हाइड्रोजन से अटैच होगा और CH2 से ये हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहां पर क्या देख रहे हो, हाइड्रोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, अल्केन है, ये क्या बना, अल्केन बना, किन से बना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना। जैसे और देखो, जैसे एक और क्या प्रोडक्ट होगा बताओ, तो देखो हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐड करोगे, दो बॉन्ड टूटेगा ना, और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, इसलिए कितना हाइड्रोजन दिया, 4 मोल, 4 हाइड्रोजन दिया, दो यहाँ पर अटैच होगा, दो यहाँ पर अटैच होगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा ना कुछ, नोमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं, तो इसका नाम क्या बताया था, पता नहीं, बिना नाम वाला मॉलिक्यूल से ना, प्रोपेन है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोपेन, दैट वन इज नॉर्मल प्रोपेन, इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। तो पहला प्रिपरेशंस बता दिया, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को RX से रिप्रेजेंट किया जाता है, RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये R का मतलब समझते हो, ये क्या है,
ये क्या है, कुछ तो है। दिस वन इज अल्काइल ग्रुप, R is the representations of alkyl group. It may be methyl, it may be ethyl, it may be propyl, anything. R is the general representations of alkyl group. तो इसमें भी एक पहला मेथड है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड रिडक्शंस, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शंस कर रहे हैं। रिडक्शंस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स इन प्रेजेंस ऑफ क्या, जिंक HCl। जिंक HCl के प्रेजेंस में रिडक्शंस कराएंगे। दिस इज बेसिकली द रिडक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपली क्या होता है, ये रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, रिडक्शंस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां सप्लाई हो जाता है, क्या बन जाता है, क्या बना, अल्केन बन गया, अल्केन, मीथेन बन गया, मीथेन बन गया। और फिर प्लस लिखना है तो Zn प्लस HCl, ZnCl2 ऐसा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 Cl और प्लस हाइड्रोजन है, जिंक HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट क्या करोगे, Cl को हटाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे, CH3 CH2 अल्केन बन गया, अल्केन। तो ये क्या है, दिस इज द रिडक्शंस ऑफ RX in presence of zinc and zinc HCl। दूसरा मेथड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, उसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शंस। तो ये क्या होता है, आप अल्काइल हैलाइड लोगे, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेंगे, किसके प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। कैसे बनेगा, कैसे प्रोडक्ट लिखना है, आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, ये R और R को मिला दें और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या होगा, Na(X2) क्या हो जाएगा, Na2 Na2X, उल्टा हो गया, NaX, समझा, 2 Na यहां से, X यहां से, 2 NaX। चलो जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये CH3X है, CH3Cl है, X मीन्स क्या है, X मीन्स हाइलोजेंस, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। अगर इसका रिएक्शंस सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा बताओ, आप क्या करें, इसी का एक मिरर इमेज इमेजिन करें, मिरर इमेज। प्रोडक्ट बनाना है बहुत सिंपल, क्या ये सबको हटा देना है, देखो, और इन दोनों को क्या करना, अटैच कर देना है, यही किए ना वहां पर, देखो नीचे क्या बना, साइड प्रोडक्ट लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, चलो लिख दिया, क्या बना, ये क्या बना, इसका नाम होगा ना कुछ, अच्छा प्रोपेन है ये, दिस वन इज इथेन, इथेन बना। चलो इसी तरह मुझे इसका प्रोडक्ट लिख कर बताएं आप,
आपको क्या करना है, यही पार्ट रिपीट कर देना है। यही कर रहे हो ना, यही वाला पार्ट रिपीट कर रहे हैं। तो क्या करोगे, देखो ये हो गया एज इट इज, यही पार्ट यहां से फिर रिपीट करना शुरू करो, एक लाइन में बनाना है। तो हो गया, क्या बना, 2 4 6 एन हेक्सेन। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे हम वुड्स रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो सेकेंड वन क्या था, दैट इज प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। थर्ड वन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अल्केन तो बनाएंगे बट बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज फ्रॉम यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर एक टर्म आएगा, पहले इसको समझ लो, डी कार्बोक्सिलेशंस। क्या डी कार्बोक्सिलेशंस, तो ये डी कार्बोक्सिलेशंस। तो केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना, डी मतलब होता है रिमूवल। क्या, रिमूवल, किसी चीज का निकलना। कार्बोक्सिलेशंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो इसका क्या होगा, द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, डी कार्बोक्सिलेशन। तो लिख लो इसको, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, removal of CO2 from carboxylic acid, from carboxylic acid or salt of carboxylic acid or salt of carboxylic acid is called decarboxylation. Removal of carbon dioxide from carboxylic acid or salt of carboxylic acid is called decarboxylation. तो इसमें भी पहला ए देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडा लाइम। तो पहला क्या है, हीटिंग विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या होता है, इट इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को क्या बोला जाता है, सोडा लाइम बोला जाता है। कैसे करोगे, देखो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या ऐसे लो कार्बोक्सिलिक एसिड लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको हम सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करते हैं, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, क्या बनता है, R डॉट R ऐसे लिखो, RH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शंस करेगा। आप 10th क्लास में पढ़ोगे, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो क्या होगा, देखो कैसे, ये हाइड्रोजन्स और इसका OH मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर। और सॉल्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट बना, और प्लस वाटर। इस सॉल्ट का, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दिस वन इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, इसको क्या बोलेंगे,
सोडियम, ऐसे बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। अगर यहाँ पर CH3 रहता तो क्या बनता, ईस्टर बनता, ईस्टर बनता। ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, मिथाइल कार्बोक्सिलेट ओएट आता है, बताया ना, ईस्टर का जो सफिक्स होता है ओएट होता है। तो इसका नाम क्या है, ये सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट बोला जाता है इसको। तो ये तो पहला हुआ। सेकंड क्या हुआ, देखो कैसे CO2 निकलता है। इसका अगर मैकेनिज्म की थोड़ा बात करें हम, तो ये बॉन्ड इधर भागा, CO2 निकल, ये CO2 निकलना है, ये जो माइनस चार्ज है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो गया, क्या बना, R माइनस प्लस CO2। अब ये R माइनस क्या करता है ना, ये R माइनस एक्वस मीडियम में होता है तो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर एक हाइड्रोजन ले लेता है, जो कि बना देख रहे हो। और ये जो CO2 है, CO2 एयर में ना उड़ जाए, इसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड भी लिया गया है। देखो क्या करेगा, इसको प्रेसिपिटेट बना देगा और नीचे में बैठ जाएगा, सॉल्यूशन के नीचे में बैठ जाएगा। तो ये चीज चलता है इसके अंदर। इसलिए प्रोडक्ट देख रहे हो, कैल्शियम RH ये मेन प्रोडक्ट और कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज और देख रहे हो, अगर इसके अंदर, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर 4 कार्बन है तो उससे एक कम कार्बन का अल्केन बनेगा, उससे एक कम कार्बन का अल्केन बनेगा, क्योंकि एक कार्बन तो कहां चला गया, एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकल गया। चलो लिख लो इसको जल्दी से। जैसे कुछ एग्जांपल दे दूं आपको, सोडा लाइम हीट ऐसा दिया रहता है आपको एग्जाम में, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। देखो ये CO2 को निकाल दो, आप ऐसे समझो, ये CO2 को बाहर निकाल दो और इस CH3 को हाइड्रोजन से मिला दो, मतलब ये CO2 बैरियर है, इसको निकालना है और ये दोनों मिलना चाह रहा है, मिला दो इसको, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मीथेन। इसे एक और क्वेश्चन दूं, अगर सोडा लाइम हीट, क्या करोगे, CO2 को हटा दो, हटा दोगे और क्या बन गया बताओ, इथेन, इथेन बन गया। समझ रहा है। अगर मैं बोल दूं कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लो, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ये प्रोडक्ट दे दिया, अभी आपको रिएक्टेंट डिसाइड करना है, तो इससे एक ज्यादा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, बताओ ना। अगर यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो यहाँ पर 5 कार्बन होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप देखो ये CO2 को निकालोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। समझ गया। तो ये क्या है, हीटिंग विद सोडा लाइम। सेकेंड केस इज, उसको बोलते हैं कोल्व इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिख लो जल्दी से, B दैट इज कोल्व, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इसको KES नाम से जाना करते हैं, कोल्व इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्व इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
और इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एनोड कैथोड के हेल्प से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है R डॉट R प्लस सोडियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन। ये दोनों बेसिकली एनोड के पास निकलता है और ये दोनों बेसिकली कैथोड के पास निकलता है। इसी को क्या बोला जाता है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा लिखा रहेगा KES कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किए तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको क्या करना है ना, ये CH3 को एक और CH3 यही यूनिट से मिला देना। क्या देख रहे हो, R एक और, ये जो R है ऐसा ही एक और R से मिला दिए इसको, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। देखो अगर साइड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और साथ ही साथ क्या, NaOH बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा। वहां पर देखो लिखा हुआ है सब चीज कैसे होता है, आप ये समझ ले अगर समझना चाहते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आप देख रहे हो R C डबल बॉन्ड O माइनस, ये जो देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और फ्री रेडिकल्स बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये, फिर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। यहां से बना जो दैट वन इज R डॉट और प्लस CO2। अब ये R डॉट जो बना ना, ये जिस तरीका से एक R डॉट बना इसी तरीका से एक और R डॉट बनेगा और क्या करेगा बताओ, ये R डॉट दूसरे R डॉट से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। फाइनली क्या देखा, ये R और R हो गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यही चीज तो बताया जा रहा है कि एनोड पर ये होता है। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शंस होता है। रिडक्शंस मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कैथोड पर रिडक्शंस, कैथोड माइनस। तो यहां पर क्या देखोगे, ये जो Na प्लस है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाया और ये सोडियम फर्दर एक्वस मीडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर कर NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो आप देख रहे हो कि कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलो तो ये भी मेथड हो गया आपका। तो इतना ही मेथड आपको प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन में दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। आगे मूव करते हैं, दैट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिक ये सब क्या था, प्रिपरेशंस मेथड। अब केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
बेसिकली जो अल्केन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। बेसिकली देयर इज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है। क्या होता है, एनी आइडिया आप लोग को है क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट? क्या होता है? एक्सचेंज, बिल्कुल बिल्कुल, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर भी वही एक्सचेंज ही होगा। जैसे मान लो कि फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल में क्या होता है, अगर मान लो एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसके जगह पर क्या आता है, वो प्लेयर बाहर जाता है और दूसरा जो एक्स्ट्रा में रखा है वो एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर आता है। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ। ये बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूट हो गया वहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप वही सेम चीज देखोगे, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ग्रुप अंदर आएगा और अंदर से कोई ग्रुप एक निकलकर बाहर जाएगा। यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। तो लिखो the reactions in which any group the reactions from which any group is replaced by another group is called substitution reactions is called substitution reactions। जैसे देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जैसे ये मीथेन है, अगर इसको हम क्लोरीन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करें तो क्या होगा ना, इस मीथेन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहां से एक क्लोरीन उठकर यहां आ जाता है। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेस हो गया। क्या बना देखो, क्या देखा, यहाँ का एक सेल यहाँ आया और ये यहाँ का यहाँ गया, तभी हम बोले सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशंस में भी इसका एक स्पेशल नाम होगा, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशंस बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन, ये जो एटम्स का जो मूवमेंट हो रहा है दैट वन इज क्लोरीन, तो इसको क्या बोला जाता है? क्लोरीनेशंस बोला जाता है। चलो पहले ये लिखो, एग्जांपल में लिख लो। तो इसका ए लिखना पहला, दैट वन इज हैलोजिनेशंस। हैलोजिनेशंस का मतलब क्या होता है बताओ? हैलोजिनेशंस एडिशन और रिप्लेसमेंट बाय हैलोजेंस। हाँ, एडिशन और रिप्लेसमेंट बाय हैलोजेंस। यहाँ पर क्या देखा, क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो रहा था, बट वहां पर क्या होगा? हाइलोजेंस, जनरल टर्म, मतलब उसके अंदर ही क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन सब आ गया, जनरलाइज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लिख सकते हो रिप्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ हाइलोजन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाइलोजिनेशन। बेसिकली होता क्या है, अब इसको समझे। जैसे अगर मैं अल्केन को अगर हाइलोजन, अगर क्लोरीन स्पेसिफिकली कर दिया, क्लोरीन और म्यू से ट्रीट करो, क्या होगा? एक्सचेंज होगा। एक क्या बनेगा बताओ?
साइड प्रोडक्ट भी अगर लिखना है तो HCl बनेगा। अगर आपका ये जो क्लोरीन है ना एक्सेस में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो अभी जो यहाँ पर बना CH3Cl बना, ये फर्दर क्या कर सकता है, ये जो क्लोरीन है और HMU है, ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन निकाल देगा, रिप्लेसमेंट कर देगा। क्या बनेगा बताओ? बनेगा। फिर ये क्या करेगा, एक्सेस में है ना ये, तो फिर से ये क्लोरीन HMU से रिएक्ट करेगा। लिखो लिखो लिखो, अब समझ गया ना, लिखते भी जाना है। क्या बनेगा बताओ? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाता है? क्लोरोफॉर्म। और फर्दर एक और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, फर्दर हैलोजिनेट हो जाएगा और क्या बना लेगा, CCl4 बना देगा और प्लस HCl। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड। अगर आप मीथेन ही एक्सेस में ले लेते तो यही वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाता। अगर आप इसको एक्सेस में लिए ना तो सब ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। बट अगर आप मीथेन एक्सेस में ले लेते हैं, क्या बोला मैं, अगर ये आपका एक्सेस में, मीथेन एक्सेस में है, तो पहला स्टेप ही हो पाएगा और फर्दर स्टेप नहीं होगा। मतलब यही वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। but in this case if you will take halogen in excess you will get mixture of product। but अगर आप मीथेन अल्केन एक्सेस में लोगे तो यही एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये देखना है। इसका जो मैकेनिज्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। तो इसको हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। और ये अल्केन भी ऑलमोस्ट खत्म है, फिर उसके बाद अल्कीन अल्काइन, फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। चलो थैंक यू। Thank you, sir.